प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में बोर का मॉडल को पढ़ा। आज के इस लेक्चर में बोर मॉडल को ही जानेंगे, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो उन्होंने कुछ बातें बताई थी उसको जानेंगे। हमने बताया था कि सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की व्याख्या इन्होंने किया था, जो प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। उन्होंने पहली बात जो हाइड्रोजन के लिए अपने मॉडल में उन्होंने कही कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है। माने उनका यह मानना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। जैसे यहाँ पे मैंने इसको बनाया है, ये है नाभिक, ये छोटा सा भाग पढ़ चुके हैं जिसे हम लोग कहते हैं नाभिक, न्यूक्लियस, और ये है उसकी कक्षा, नाभिक के चारों जो कक्षा है। बोर ने इसे कक्षा बोला, कक्ष बोला, ऊर्जा स्तर बोला, ठीक है ना, पढ़ेंगे इनके मॉडल में। तो कहना था कि नाभिक के चारों ओर बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में, माने इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसकी ऊर्जा क्या होती है, माने इसकी ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। उसे उन्होंने कक्षा बोला, माने जहां पे चक्कर लगा रहा है उसे उन्होंने क्या बोल दिया, तो इसे कक्ष भी बोल दिया, कक्षा बोला, ऊर्जा स्तर बोल दिया, ऑर्बिट्स जिसे कहते हैं, एनर्जी लेवल कहते हैं, ये उन्होंने बोला था, ठीक है। तो हमने कहा कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। इन वृत्ताकार पथों को उन्होंने कक्ष बोला, कक्षा बोला, अस्थाई अवस्था बोला, अनुमत ऊर्जा स्तर भी बोला, ठीक है। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसे उन्होंने वृत्ताकार कक्षा बोला, और यह बोला कि उसकी ऊर्जा निश्चित होती है, ठीक है। अतः इसे उन्होंने ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश या ऊर्जा कक्षा भी बोला, जिसे उन्होंने इंडिकेट किया, इसको प्रथम कक्षा, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, इसको चतुर्थ, 5 डॉट डॉट, और इसे उन्होंने K, L, M, N, O डॉट डॉट से भी इंडिकेट किया। मतलब जो उन्होंने वृत्ताकार कक्षा कहा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे थे, उसे उन्होंने अक्षरों से यानी कि L, M, N, O से इंडिकेट किया। उनका कहना था कि नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार कक्षा है, तो पहली कक्षा को उन्होंने K कक्षा या K कक्ष या K कोश या एनर्जी लेवल, K एनर्जी लेवल कहा, ठीक है। दूसरे को उन्होंने दूसरा कक्षा या L कोश कहा, तीसरे को तीसरा कक्ष या कक्षा ऑर्बिट, वैसे ही उन्होंने इंडिकेट किया, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे नोट किए हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। वैज्ञानिक बोर ने सन 1913 में हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा उसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की व्याख्या की। आसान है, ये दूसरी बार हम लोग देख रहे हैं, जो प्लैंक्स के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। इस मॉडल के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहली बात उन्होंने क्या बताया कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, यहां हमने दिखाया नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों को, जिसे कक्ष बोला या कक्षा बोला या स्थायी अवस्था बोला या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं, होता है, ठीक है। और उसी में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। दूसरी बात उन्होंने बताया कि प्रत्येक वृत्ताकार कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। माने ये पहले की K की एक निश्चित ऊर्जा है, एक की निश्चित ऊर्जा है। उन्होंने कहा अतः इन्हें ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश,
ऊर्जा कक्ष भी कहते हैं, और जिसे किससे इंडिकेट करते हैं, 1 2 3 4 अंकों से अथवा KLMN अक्षरों से उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग देखें। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली थी कि जो कक्षा की ऊर्जा होती है वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है। मतलब जिसमें वो रहता है, चक्कर लगाता है, उस समय के साथ उसमें कोई परिवर्तन, माने ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कब होता है इस पर ध्यान देना है। तो जब वह एक कक्षा से दूसरी कक्षा, माने अपनी अवस्था से जहां वो चक्कर लगा रहा है उसे हम लोग मूल अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, उस अवस्था से दूसरे कोष में यदि जाता है या आता है, दूसरे से पहले में आता है, तो वहां ऊर्जा का वह अवशोषण करता है, अवशोषण होता है, या ऊर्जा निकलती है, इमिट करता है। ठीक है, कि तीसरे बिंदु में कि कक्षा की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। ठीक है, कब होती है ये मैंने बताया। लेकिन जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा से किसी उच्च या निम्न अस्थायी कक्षा में जाता है तो वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। मतलब हमें समझना है, जैसे ये नाभिक है, इसके बाहर ये कक्षा है, कक्षा 1 2 3 4 आगे तक है, जहां तक हम ले सकते हैं, या इसे KLMN से इंडिकेट करेंगे। तो बच्चों नाभिक के पास वाली कक्षा को, नाभिक के पास वाली कक्षा 1 है। अब यदि ये पहले कक्षा से दूसरे में जाएगा तो यानी निम्न से उच्च बोलेंगे, निम्न से उच्च कक्षा बोलेंगे। ठीक है, तो वही मैंने कहा, या तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी अस्थायी कक्षा से, मान लेते हैं कि वो कक्षा 1 में वो चक्कर लगा रहा है, तो इसका ये अस्थायी कक्षा 1 होगा। अब यहां से, ठीक है, किसी उच्च या निम्न अस्थायी कक्षा में, तो निम्न में तो आएगा नहीं, ये उच्च में जाएगा, हाइड्रोजन के लिए ध्यान रखिएगा। तो ये यहां से यहां जाएगा, तो निम्न से उच्च में। ठीक है, अब यदि इलेक्ट्रॉन 2 में रहता तो उच्च से निम्न हम बोलते। ठीक है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जब वो अपनी मूल अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाता है या कोष में जब प्रवेश करता है, तो ऊर्जा का वह अवशोषण या उत्सर्जन करेगा। ठीक है, चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया कि जब वो निम्न से उच्च में जाएगा या उच्च से निम्न में आएगा, तो ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा, ऊर्जा में परिवर्तन, जैसे यहां हम देखें कि वो निम्न से उच्च में जा रहा है, तो ऊर्जा में परिवर्तन को हम डेल्टा ई से इंडिकेट करेंगे, डेल्टा ई से। और कहां से कहां, तो E2 में जा रहा है, तो E2 माइनस E1 हम नोट कर लेंगे। मतलब यहां पे वो निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में जाएगा, तो ऊर्जा का या तो अवशोषण होगा या उत्सर्जन होगा। ठीक है, ये हमने सीखा। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 से 2 में जा रहा है, यानी निम्न से उच्च में जा रहा है, तो जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है यहां से यहां तक जाने में, वो परिवर्तन E2 माइनस E1 के रूप में होगा, जिसे हम इससे व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए लिख ले। डेल्टा ई के अंतर वाली 2 अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण, यानी कि हमने बताया कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा ई, वही डेल्टा ई के अंतर। ठीक है, डेल्टा ई के अंतर यानी कि E1 और ये E2 ऊर्जा स्तर, तो E2 में से E1 को हम घटा लेंगे। वही कहा कि अंतर वाली 2 अस्थायी अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण को निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। यहाँ पे डेल्टा ई यानी ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो रहा है, निम्न से उच्च में जाने पर E2 माइनस E1 बराबर, अब क्योंकि E2 माइनस E1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए, डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1, यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाने में जो ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, या डेल्टा ई इज इक्वल डेल्टा ई E2 माइनस E1
डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। अब डेल्टा ई की जगह पर इसको यदि हम लिखें यानी कि E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, तो यहां से हम इसको आवृत्ति को यदि हमें बाहर करना है तो न्यू इज इक्वल टू क्या बनेगा, E2 माइनस E1 बाई एच। एच स्थिरांक है जिसे प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अवशोषित या उत्सर्जित ऊर्जा की आवृत्ति होगी, ठीक है। यहाँ पे E1 व E2 को क्रमशः हम क्या बोलेंगे, यहाँ E1 व E2 लिख लीजिए को क्रमशः क्या बोलते हैं, निम्न व उच्च ऊर्जा स्तर। क्रमशः E1 को निम्न व उच्च ऊर्जा स्तर इसको बोलेंगे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना है, यह जो समीकरण हमने प्राप्त किया है ये समीकरण बोर का आवृत्ति का नियम भी कहा जाता है। इस समीकरण को हम बोर का आवृत्ति का नियम, बोर का आवृत्ति का नियम भी कहेंगे। माने ये जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ इसे हम बोर का आवृत्ति का नियम भी कहेंगे। बोर का आवृत्ति का नियम भी कहते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है। आवृत्ति का नियम भी कहते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में बोर ने मॉडल में पांचवें नियम में यह बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए परमाणु में वे ऊर्जा स्तर संभव है जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MBr इज इक्वल टू h/2π या इसका सरल गुणांक हो, यानी MBr इज इक्वल टू NH/2π, जहाँ n कक्ष की संख्या 1 2 3 जो भी हो, h प्लैंक्स स्थिरांक है, m यहाँ इलेक्ट्रॉन का भार है, r नाभिक से इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी है और b इलेक्ट्रॉन का वेग है। इसका मतलब यह कि किसी कक्ष में गति कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इसी समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इस समीकरण के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान क्या हो, NH/2π के पूर्ण गुणज हो, माने h/2π के पूर्ण गुणज हो, ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर छठे में उन्होंने कहा कि वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन पर कार्यरत अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि mv²/r Ze1 इलेक्ट्रॉन का परमाणु क्रमांक क्या बटा r² या mv² Za² r, ठीक है।